वेलकम टू दी क्लास 24। तो स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर जहाँ पे आपको जीके के और साइंस के और करंट अफेयर के सारे जो तैयारी है वो कराई जाएगी। आज का मेरा साइंस का ये जो टॉपिक है ये है आपका डॉबनियर ट्रायड और न्यूलैंड्स ऑक्टेव सीरीज, राइट। यहाँ से आपने देखा है कि जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल जो है वो केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कहा जाता है। लेकिन इस पीरियोडिक टेबल की जो फॉर्मेशन है वो ऐसा तो नहीं है कि पूरी पीरियोडिक टेबल सीधा इसी तरीके से बनना शुरू हो गई, नहीं। ये वाली पीरियोडिक टेबल के लिए तो कंट्रीब्यूशन दो लोगों को किया जाता है, नील बोर को और हेनरी मोजले जी को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सीधा इस पीरियोडिक टेबल पे आने से पहले कई सारे साइंटिस्ट के बारे में सुनते हैं, जैसे लॉथर मेयर है, डाल्टन्स हैं, लेवोइजियर थ्योरी है। लवॉइजियर की काफी सारे एलिमेंट्स को, मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट किया था। डॉबनियर का अष्टक नियम है और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, तब जाके ये पीरियोडिक टेबल बनती है। तो स्टेप बाय स्टेप हमको सीखना होगा, जिसमें सबसे दो इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट थे वो थे आपके डॉबनियर और न्यूलैंड्स की थ्योरी। जिसमें अगर हम बात करें कि भाई आज की डेट में आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं, क्या शुरुआत से इतने एलिमेंट्स थे? नहीं। जब डाल्टन खोज कर रहे हैं तो आपके पास 13 के आसपास एलिमेंट है, लेवोइजियर के पास शायद इससे भी कम एलिमेंट रहे होंगे। एंड देन आपके एलिमेंट्स की संख्या सक्सेसिवली जो है ना वो इंक्रीज होती है। लेकिन इन एलिमेंट्स को अरेंज करना जो है वो बहुत जरूरी था, इनका पैटर्न समझना बहुत जरूरी था। उसी पैटर्न को समझने के लिए या इन्हीं एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए अलग अलग थ्योरी या सिद्धांत दिए जाते हैं, जिसमें से पहली थ्योरी जो है वो आपकी डॉबनियर ट्रायड के रूप में जानी जाती है, डॉबनियर ट्रिक के रूप में जाना जाता है। 1827 में इन्होंने अपनी पूरी जो खोज थी डॉबनियर ट्रायड जिसे आप जानते हो वो उन्होंने शुरुआत किया, लेकिन 1829 में ये पब्लिश हो जाती है। जॉन वॉल्फगैंग डॉबनियर एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ एलिमेंट्स जो उस समय तक खोजे जा चुके थे उनको उठाया और उनको एक ट्रायड के फॉर्म में अरेंज किया। देखिए ट्रायड का मतलब होता है हिंदी में त्रिक, त्रिक का मतलब हो गया तीन, यानी कि एक ऐसा पेयर या एक ऐसा कॉम्बिनेशन, पेयर भी नहीं बोलेंगे, पेयर दो चीजों का होता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे आपने तीन एलिमेंट्स को उठाया है। आपको पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट लर्न करने हैं कि इनमें जो बोला गया था उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक तो एलिमेंट्स को जो अरेंज किया है ट्रिक में वो एटॉमिक मास के हिसाब से किया, ट्रायड या ट्रिक जो ली गई थी वो एटॉमिक मास के हिसाब से थी, यानी कि परमाणु सिद्धांत के हिसाब से थी, ठीक है। परमाणु सिद्धांत जो एटॉमिक थ्योरी जो दी गई थी कि परमाणु द्रव्यमान जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। देखिए बाय द टाइम ऑफ मेंडलीव हर कोई साइंटिस्ट यही सोच रहा था कि एटॉमिक मास एक इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर है अगर आपको एलिमेंट्स को जानना है। तो यहाँ पे भी डॉबनियर के ट्रायड में एटॉमिक मास को एक इंपॉर्टेंट फीचर या इंपॉर्टेंट फैक्टर लिया जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये देखा जाता है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी कुछ कुछ सेम हो, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखिए। देखिए जब भी केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को अरेंज किया जा रहा है ना तो आपकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उनको ध्यान में यहाँ पे रखा जा रहा है, ठीक है। तो इस पूरे ट्रिक में ट्रायड में दो चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एलिमेंट्स को अरेंज किया जा रहा है। देखिए कभी भी आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपकी जो डॉबनियर की ट्रायड थी उसमें कितने एलिमेंट्स थे, आप बता दीजिए। एक बार भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया हो कहीं पे आपको डॉबनियर के ट्रायड के एलिमेंट्स के बारे में पूछा हो, क्योंकि इसकी पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। कई लोगों के हिसाब से ट्रायड की संख्या जो थी वो 1, 2, 3 थी, ठीक है। जो आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास की एनसीईआरटी का चार्ट है ये, 10th क्लास की एनसीईआरटी के चार्ट के हिसाब से आपके पास 3 ट्रायड है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी सी हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, जब आप केमिस्ट्री बीएससी में पढ़ते हैं तो यहीं पे ट्रायड्स की संख्या जो है वो 5 हो जाती है, जिसमें से आपका 5वां ट्रायड जो है वो फेल था, ठीक है। मतलब इट वाज अ फेलियर कह सकते हैं, या उसी की वजह से ट्रायड्स को ज्यादा सफलता नहीं मिली। अब ट्रायड्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, आपने जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, जैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, उनको एक साथ में अरेंज कर लिया। मान लीजिए आपके पास 21 या 18 या 15 एलिमेंट्स थे, आपने उन एलिमेंट्स को ऐसे उठाया और फिर देखा कौन से 3 एलिमेंट जो हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। पता लगने पे और उनको अरेंज करने पे लग रहा है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब आप देखो ये पहले ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ये तीनों एलिमेंट्स कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है यहाँ पे, सेकेंड पीरियड में सोडियम,
पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो आपके पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4 ये तीनों एलिमेंट्स रखे हुए हैं। हमको पता है अगर पीरियड्स में ऐसे सीक्वेंस में एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 तो उनका ग्रुप जो है वो एक ही होगा, यानी कि ग्रुप नंबर 1। और सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैसे भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, समान होती है। इसमें नई बात क्या थी, इसमें नई बात ये थी कि उनके द्वारा ये बताया गया कि लिथियम और पोटेशियम, अगर मैं लिथियम को A मानूं, पोटेशियम को C मानूं, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि A को अगर हम C के साथ जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो डिवाइड होके इनका जो मीन नंबर आएगा वो होगा सोडियम के मास के बराबर। कितना? सोडियम के मास के बराबर। दैट इज A जमा में C डिवाइड बाय 2 इज ऑलवेज इक्वल टू दी मास ऑफ दी B, यानी कि A और C को जमा करने के बाद 2 से डिवाइड करने पे आपका जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू B के द्रव्यमान के बराबर होगा। अब ये बात जो है वो थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ मान ली गई। पहला डिफरेंस जो आया था, पहला जो हमने कैलकुलेशन किया उसमें सोडियम का सही में द्रव्यमान 23 ही होता है और आपने इनको कैलकुलेट किया तो भी आ गया, है ना। सेकंड में क्या हुआ, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम लिया, ये आपके सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए। 40, 137 ऐड करके 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करने पे आपके पास फ्रैक्शनल पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि 88.5 आ रहा है। फ्रैक्शनल की जहां से ही बात हुई तब देखा कि भाई अच्छा असलियत में तो ये 88 होता है और थोड़ा बहुत आगे भी हम लगाएंगे तो भी ठीक ही जा रहा था, 88.4 समथिंग होता है, तो वहां पे 88.5 आ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ये वाला भी ठीक है। अब हम बात आए तीसरे पे। तीसरा जो है वो हेलोजन ग्रुप है, यानी कि 17 ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 3 एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप नंबर 17 को बिलोंग कर रहे हैं। अब आपको पता है कि क्लोरीन की जो एटॉमिक मास होती है वो 35.5 है, आपके आयोडीन की 127 है। अगर हमने 35.5 को 127 से प्लस करके 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू जो आई वो आई 81.25, लेकिन वास्तव में आंसर जो है वो 80 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले में वैल्यू एग्जैक्ट थी, दूसरे में थोड़ा डिफरेंस आया, तीसरे में ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो ये 3 ट्रायड तो आप मान भी लीजिए, चलिए इसको भी थोड़े से माइनर डिफरेंस के साथ मान लीजिए कि सक्सेसफुल ही है। लेकिन हम आगे का क्या करेंगे, ये 3 ट्रायड तो आपको समझ आ गए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ। बात यहाँ पे आ गई, जब आप आए इस ट्रायड के ऊपर तो डिफरेंस जो है वो आपका फिर से आया, यानी कि चौथा ट्रायड जो है वो आपका सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम को बोला जाता है। बात आती है लिमिटेशन की, यानी कि डॉबनियर के 3 ट्रायड जो है वो सक्सेसफुल थे, चौथे और पांचवें में गड़बड़ हो जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है पांचवें में। पांचवें में क्या गड़बड़ हो गई भाई, नाइट्रोजन 14 है, ठीक है, आर्सेनिक जो है उसका एटॉमिक द्रव्यमान जो है वो 74.9। और देखिए जब आप चीजों को ले ही एटॉमिक मास पे रहे हैं तब आप जो है ना पॉइंट्स को भी छोड़ नहीं सकते हो, यानी कि 74.9 जो है वो हमने लिया और जब हम ऐड करके इसको डिवाइड किए, यानी कि ये अगर A है, ये अगर C है, तो हमने A प्लस C अपॉन में 2 किया तो B, यानी कि फास्फोरस आना चाहिए। फास्फोरस का एटॉमिक द्रव्यमान होता है 31, लेकिन जो आंसर डिवाइड करके 2 को आया वो आया 44.45। अब इतना तो आपका वेरिएशन नहीं चलता है, इसीलिए कहा जाता है कि डॉबनियर की ट्रायड में लिमिटेशन यहीं पे आ गई, यानी कि जो चौथा और पांचवा जो इनका ट्रायड था वो थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता है फेल, क्योंकि एटॉमिक मास एक्चुअली में फास्फोरस का 31 होता है और जब उसको मैच किया तो 44.45 आ रहा है। इतना आपका डिफरेंशिएशन या इतनी जो वेरिएशन है वो तो कहीं पे भी नहीं चलती है। इसीलिए डॉबनियर का ट्रायड अपने आप में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1829 में पहली बार किसी ने इतना अरेंज करने की कोशिश की कि आप एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हो। यहीं से चीजें आगे आगे बढ़ी कि भाई एलिमेंट्स को ना हम उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से सेम ग्रुप में डाल सकते हैं या सेम फैमिली जिसे कहते हैं उसमें डाल सकते हैं। डॉबनियर की ट्रायड इस लिमिटेशन के साथ रुक जाती है, लेकिन अगला यहाँ पे जो डिस्कवरी है वो होती ही रहेगी। पीरियोडिक टेबल को लगातार अरेंज करने की बात हो रही थी, जिसमें से सेकेंड पार्ट में जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक नियम जिसको कहा जाता है। जैसे त्रिक से 3 था, अष्टक से आपको समझ आ रहा है यहाँ पे 8 की बात की जा रही है। न्यूलैंड्स के हिसाब से कहना उनका ये था कि
हर पहला एलिमेंट जो है वो 8वें एलिमेंट के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होती है। मान लीजिए आपके पास 56 एलिमेंट है जो कि न्यूलैंड्स के पास थे। जब तक न्यूलैंड्स ने 1866 में अपनी एक्सपेरिमेंटल थ्योरी को रखा सामने दुनिया के, तो यहाँ पे 1866-67 कभी कभी लिख दिया जाता है। याद रखिए इस टाइम के आसपास जो पीरियड, देखो आप लाजमी सी बात है ना, 1808 में डाल्टन थ्योरी, 1829 में आपकी डॉबनियर थ्योरी, बीच में काफी सारी थ्योरी आई हैं जिनको हम इंक्लूड नहीं करते पढ़ने के लिए, लेकिन आपके 1866 में अब आपके पास आ गए अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। अब बहुत टाइम गैप है, लगभग 30 साल का टाइम गैप है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स की संख्या जो है वो बढ़ेगी। जब तक न्यूलैंड्स ने थ्योरी दिया वहां पे एलिमेंट्स की संख्या, तत्वों की जो संख्या थी वो यहाँ पे 56 हो जा रही है। लेकिन फिर वही मसला कि जो तत्व आपने 56 खोज दिए उनको आपने अरेंज तो किया ही नहीं है, आपको कैसे पता कि किसकी प्रॉपर्टी किसके साथ है? तो न्यूलैंड्स ने क्या किया कि उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से उनको अष्टक नियम के अंदर रख दिया। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही है कि आपको परमाणु द्रव्यमान ही लेना है। फिर से देखिए, याद रखिए द्रव्यमान जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, तो परमाणु द्रव्यमान जो है वो ले लिया। अब देखो न्यूलैंड्स की ऑक्टेव थ्योरी के अंदर जो पीरियोडिक टेबल है ये 1866 की एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल है। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है और आखिरी एलिमेंट जो है वो थोरियम है। क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जाते हैं कि पहला एलिमेंट कौन सा है और आखिरी एलिमेंट कौन सा है, टोटल कितने एलिमेंट्स थे, किस आधार पे रखा गया था, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या थे। तो मैं आपको यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स ही बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए इस न्यूलैंड थ्योरी के अंदर एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से रखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूलैंड्स के हिसाब से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 एलिमेंट ही हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7। और ये हो गया 8वां एलिमेंट। क्या हो गया? 8वां एलिमेंट। उनके हिसाब से, न्यूलैंड्स के हिसाब से पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट के जैसी प्रॉपर्टीज शो करता है, 8वां एलिमेंट फिर यहाँ से, तो इस तरीके से अरेंज हो गए कि यहाँ पे नीचे सारे एलिमेंट जो है वो सेम प्रॉपर्टीज को दिखा रहे होंगे। यानी कि जिस बॉक्स को बिलोंग कर रहे हैं उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सेम प्रॉपर्टीज को दिखा रहे होंगे। मैंने बॉक्स बोला, फैमिली नहीं बोला, क्योंकि यहाँ तक अभी तक फैमिलीज की इतनी बात नहीं हो रही थी। इनको न्यूलैंड्स के हिसाब से सा रे गा मा पा धा नी और सा, फिर से आ गया यहाँ पे सा के साथ में आपने सा ही लगा दिया, तो जो एलिमेंट्स उसके नीचे रखे हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो समान है। लेकिन जैसे कि लिमिटेशंस की बात की जाती है कि यहाँ पे भी कुछ कमियां थी, यहाँ की हम कुछ कमियों की बात करें तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेन कमियां क्या थी। देखिए सबसे पहले तो आप एक ही ब्लॉक के अंदर 2 एलिमेंट्स को नहीं रख सकते हो। आपने क्या कर दिया कि एक ही जगह पे आपने ना 2 एलिमेंट्स को रख दिया, और ये पता है उन्होंने किसके साथ किया? जिनके एटॉमिक मास के डिफरेंस उन्हें समझ नहीं आए। जैसे कोबाल्ट और निकेल है, कोबाल्ट और निकेल जो है वो हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है जब तक हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल नहीं आई। कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टीज को समझना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कोबाल्ट और निकेल के द्रव्यमान में बहुत स्लाइट सा, बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, लेकिन कोबाल्ट और निकेल हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि वो दिखने में एक जैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है और उनके द्रव्यमान भी जो है वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5 ऐसी जगह बना दी जहां पे उन्होंने एलिमेंट्स को डबल रख दिया। तो पहली चीज तो भाई आप डबल एलिमेंट्स कैसे रख सकते हो? आप एक ही ब्लॉक के अंदर 2 एलिमेंट्स कैसे फिट कर रहे हो? आप ये बोलना चाह रहे हो कि सीजियम और लेंथियम एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे हैं, फिर आप उन्हें नाम ही अलग क्यों दे रहे हो? आप उनको एक ही कैटेगरी में रख दो ना, जो भी पॉसिबल नहीं था, है ना? तो इसीलिए पहली चीज तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई। दूसरी चीज ये कि कई जगह ऐसा देखा गया कि आपके नीचे वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मिल ही नहीं रही। क्या आप पोटेशियम को कॉपर के जैसा मानोगे? देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एकदम आपके धातु होते हैं जो बहुत ही हल्के होते हैं, आप इन्हें चाकू से भी काटोगे तो कट जाएंगे। आप कॉपर को काट के दिखाओ, आप चाकू से सिल्वर को काट के दिखाओ, नहीं कटेगा। उसी तरीके से मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या फिर आपस में जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं हो रही हैं। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी आपने सल्फर के जैसी मान ली, है ना? कुछ जगह पे आपके साथ बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉपर्टीज में भी मिसमैचिंग हो रही है। जिस बेसिस पे ये बनाया गया केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, वहां पे भी दिक्कत हो गया। और सबसे बड़ा पॉइंट इस पूरी पीरियोडिक टेबल का कि भाई जो आपकी ये जो प्रॉपर्टीज और जो ये जो
ये जो उन्होंने बनाया था ना ट्रेंड कि भाई हर पहला 7वें 8वें के जैसा होगा, हर पहला 8वें के जैसा, पर हर पहला 8वें के जैसा, ये चीज फॉलो की सिर्फ कैल्शियम तक, है ना। तभी तो देखो कॉपर को आप इसके साथ कैसे रख दोगे, आप हैलोजन की फैमिली में कॉपर निकल कैसे रख सकते हो, हैलोजन की फैमिली बिल्कुल अलग है, कॉपर निकल जो है वो बिल्कुल अलग है, तो हैलोजन की फैमिली में आपके पास नहीं आ सकता ना कॉपर और निकल, है ना। कॉपर रुबेडियम, कॉपर और निकल कैसे आपने मैच कर दिया, ये हैलोजन की फैमिली है, कॉपर को आप जो है वो रख रहे हो फर्स्ट ग्रुप में, तो जो चीजें मैच की या जो प्रॉपर्टीज गई वो कैल्शियम तक ही गई, ठीक है, उसके बाद की नहीं गई। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि ये जो पीरियोडिक टेबल थी इसने एक पैटर्न बना दिया कि भाई आप एलिमेंट्स को ना ऐसे रखो ना, ये जो ऑक्टेव नियम था उसने मेंडलीव के लिए एक मैप तैयार कर दिया कि जो एलिमेंट्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज किया जा सके। और सबसे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, न्यूलैंड्स ने ये मान लिया कि भाई 56 एलिमेंट आज की डेट में मौजूद हैं, इससे ज्यादा एलिमेंट्स जो है ना वो मौजूद कभी भी होंगे ही नहीं, है ना। अब यहीं पे बात हो गई गड़बड़, भाई जब आप ये किसी भी चीज में कभी भी ओनली या टिल नहीं लगाना चाहिए, है ना। उन्होंने ये लिख दिया कि आपके पास टोटल एलिमेंट्स तत्वों की संख्या ही 56 रहेगी, इससे ज्यादा कभी एलिमेंट्स बढ़ेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी टेबल को क्लोज्ड बनाया, एकदम कहते हैं ना एक क्लोज्ड चैम्बर बना दिया। जबकि कहीं पे भी हमें आपके पास हमेशा आगे की भविष्य के लिए खुले होने चाहिए दरवाजे, और यही चीज मेंडलीव की और ऑक्टेव सीरीज की डिफरेंस क्रिएट कर दी यहाँ पे। तो ये ऑक्टेव सीरीज है, यहाँ पे लिमिटेशन आई होप आपको सारी की सारी समझ आ गई होंगी। आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो आपकी जो चार्ट दी हुई है वो ये है ना, सारे गामा पादा निसा करके आपका इस तरीके से चार्ट दिया, वहां पे एलिमेंट लास्ट जो है वो जर्कोनियम दिखाया है। आप याद रखिएगा लास्ट एलिमेंट जर्कोनियम नहीं है, थोरियम है। कई बार बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं और सिर्फ टेबल को देख के आंसर कर देते हैं, जर्कोनियम लास्ट नहीं है। जहां पे ये टेबल बनी है एनसीईआरटी में उसी टेबल के नीचे जाइएगा, शायद 5th या 6th लाइन है जहां पे ये लिखा हुआ है कि लास्ट एलिमेंट इज थोरियम, ठीक है, समझ गए। तो इन दोनों को एक बार अच्छे से रिवाइज करिए। और आज है 19 तारीख, आज जितने बच्चों ने कोर्स लिया हुआ है ना साइंस का, जिन बच्चों ने कोर्स लिया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे बच्चे आज बिल्कुल टाइम से रात को 8 बजे जो है वो साइंस की पहली क्लास लेंगे। आज से मैं जो है वो 19 सितंबर से कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, एसएससी, स्टेट सर्विसेज, यूपीएससी, रेलवे का, एएलपी का पेपर अगर आप देने वाले हैं, आप देने वाले हैं एफसीआई का पेपर या सीजीएल का पेपर, आप लोगों के लिए कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। आपका पूरा सिलेबस जो है वो मैं अगले 3 महीने में कवर कराने की कोशिश करूंगी, 3 से 4 महीने, मेजॉरिटी सिलेबस 3 महीने में हो जाएगा। उसके बाद मुझे जो है वो सिर्फ रिवाइज कराना है। तो कंप्लीट बैच चाहिए, क्लास 24 पे जाइए, प्रिपरेशंस वाले पार्ट में जाइए, आपका साइंस स्पेशल क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास सारी की सारी जो उसकी फीचर्स हैं वो देख के बाय नाउ पे आ जाइएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके साइंस और जीके के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके इस चैनल पे आते रहेंगे। स्टैटिक जीके को हम छोटा छोटा कवर करेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, और शाम को रखेंगे एक बढ़िया सी क्वेश्चंस की क्लास, ठीक है। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।